तो हमारे पास हमारी ज्योग्राफी का ये बेसिक सेटअप रहा है हमारी मैपिंग का। खासतौर पर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडिया को अपना कोर बनाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल के जो बच्चे वो ध्यान रखें कि ये तो खैर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें यहां क्या देखना है, हमें थोड़ा सा इसको माइन्यूटली और डिफाइन करना है। तो जैसे अब हम एक सबसे पहला काम करते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, हमारे सेगमेंट्स हैं, वो हम जान लें। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है इस पर हमें बड़ा फोकस करना है। मैंने जो ट्रेंड एनालिसिस किया, नॉर्थ ईस्ट को लेकर काफी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट को आइडेंटिफाई करना है, नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या चीजें हैं, कैसे है हमारा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये विजुअलाइजेशन से आ जाएगा। एक हमें पॉइंट मिलेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके नीचे उसके 2 पैर जा रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और कैसे ये अंगूठे से यहां से यहां तक मिला हुआ है। ठीक है, आप इस लाइन का भी इसको यूज कर सकते हैं, जो आपका लॉन्गिट्यूड है, जो देशांतर, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक समझिए एक बच्चा है, एक बच्चा अंगूठा ऐसे टेके हुए, ऐसे इसका एक पैर उठा हुआ है, और हमें अब इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये चीजें कैसे हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में इसका बड़ा इंपॉर्टेंस आ जाता है। चलें, तो अगर हम स्टेट वाइज इसको एनालाइज करते हैं ध्यान से, आपके पास भी मैप होगा, तो स्टेट वाइज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या करना है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को आइडेंटिफिकेशन करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजों को, यहां तक क्लियर है? तो अब जरा ध्यान से कुछ थोड़ा फनी स्टाइल में हम लोग इसको करेंगे। फनी स्टाइल में हम इसको साथ लेके चलेंगे। तो जब हम फनी स्टाइल में थोड़ा सा करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं। रेडी? अब जैसे हमारा ये जो, अगर मान ले ये हमारा एक बच्चा है जो अंगूठा लगाए हुए है, ये उसका पैर है, तो अंगूठे पे हमारा सिक्किम है। क्या हुआ? अंगूठे पे सिक्किम लिख लो अपने अंगूठे पे। ठीक है, अंगूठा और सिक्किम हो गया। क्या है ये तुम्हारा? ऊपर वाला हिस्सा देखो, उसमें जैसे अंगूठा होता है तो ये सबसे बड़ा पोर्शन ये वाला होता है। तो ये वाले पोर्शन को, अब मेरा हाथ भी रंगवाओगे तुम लोग। ठीक है, तो ये वाले पोर्शन को सिक्किम बोल दिया। ठीक है, दिस इज सिक्किम पोर्शन। तो ये हमारा सिक्किम हो गया इस लाइन के नीचे। इस लाइन के नीचे हमारा क्या होगा? इस लाइन के नीचे हमारा जो मूवमेंट हो रहा है, यहां पर हमारा वेस्टर्न बंगाल आकर टच होता है। क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वेस्टर्न बंगाल का हिस्सा जो होता है, ये वेस्टर्न बंगाल एक पतले से कॉरिडोर में, ये कॉरिडोर बहुत डिस्प्यूटेड कॉरिडोर है, बहुत ही खतरनाक कॉरिडोर होता है। यहाँ पे आगे चलकर यहाँ से बांग्लादेश में सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो इस बार काफी मुद्दा बन रहा है बांग्लादेशी रोहिंग्यास का। तो ये काफी जो है यहाँ, यही वो इलाका है, ये काफी डिस्प्यूटेड इलाका है। इसमें बांग्लादेश, इंडिया आपस में एक दूसरे में घुसे हुए हैं, आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। तो जो वेस्टर्न बंगाल का हिस्सा है, या कौन सा टच करता है? वेस्टर्न बंगाल। तो वेस्टर्न यानी पश्चिमी बंगाल का जो हिस्सा नीचे अंगूठे में, तो अंगूठे में निशान लगाओ जल्दी से। ऊपर हो गया सिक्किम, ठीक है, कंचनजंगा ऊपर वाला अंगूठा। देखो तुम्हारा एक लाइन दिखाई पड़ रही है, तो अंगूठा हो गया, ये लाइन हो गई बीच में। ऊपर हो गया तुम्हारा सिक्किम, नीचे हो गया तुम्हारा WB, ममता बनर्जी की फोटो लगा लो बढ़िया सी। तो ये हो गया WB। तो ऊपर और नीचे दो याद हो गए अंगूठे पे। 2 स्टेट तुम्हारे क्लियर? हे भगवान, गंदा संदा करा दियो तुम लोग। चलो, मुझे अभी कोई आपकी बातें नहीं जाननी है, पूरा इमेजिनेशन। ये जो टाइपिंग कर रहे हैं, कमेंट लिख रहे हैं, सब भूल जाओ। इमेजिनेशन यहां आना चाहिए। इमेजिन करो ट्रिक में, ऐसे अंगूठे पे निशान बनाओ। तुम्हारा टीचर अपना हाथ गंदा कर सकता, तुम नहीं कर सकते। ये एग्जाम में याद आएगा, जब एग्जाम में बैठोगे तो याद आएगा, अच्छा ये रहा सिक्किम। बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन आया हुआ है, और बहुत से लोग ऑप्शन में बिहार लगाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है वो वहां एग्जाम में कुछ याद वाद नहीं आता है। ट्रिक बता रहा हूं, अभी जब यही क्वेश्चन कराऊंगा तो जो है ये दांत बाहर निकल, बता दिया नहीं तो भी यही क्वेश्चन गलत हो जाता तुमसे। ठीक है, ध्यान से। इसके बाद हमारे पास क्या होता है? इसके बाद ये हाथ है हमारा, या निशान लगा लो, या स्टिक नोट कर लो। यहाँ पे हाथ हो गया, ये हमारा हाथ बढ़ा रहा है ये। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या होगा? इसके बाद यहां पर हमारे पास आ गया आसाम। ठीक है, असोम क्षेत्र हो गया हमारा, आसाम का क्षेत्र हाथ पे जा रहा है। ठीक है, तो हमने ये हाथ बढ़ाया आसाम की तरफ। इसके बाद ये हमारा नाक हो गई, सर हो गया, तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश। बोले दिमाग बिल्कुल ठंडा है, नॉर्थ ईस्ट का दिमाग बिल्कुल कूल है, ठंडा है। कैसा एनवायरमेंट है? कूल है। ठीक है, बोले बहुत कूल माइंडेड है यार, कूल हेडेड है, बहुत कूल गाय है। तो क्या हुआ? दिमाग जो है वो ठंडा हो गया। ठीक है, आसाम हार्ट तक जा रहा है, पूरा जो है ये हार्ट तक जा रहा है। इसके बाद ये हमारी हो गई पीठ, पीठ का ऊपर वाला हिस्सा, लंबर स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी के ऊपर वाला हिस्सा, ये हो गया नागालैंड। ठीक है, और ये हो गया कमर का हिस्सा, हिप पोर्शन, ये हो गया मणिपुर। याद रहेगा, अपनी बॉडी से याद रखो। एग्जाम में सिर्फ तुम्हारी बॉडी जा रही है और कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा दिमाग इमेजिनेशन जाएगा। और वहां स्टूडेंट इतनी गलतियां करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इसको बड़े ध्यान समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझना। हाथ के नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया? मेघालय हो गया। ठीक है, मेघालय। ठीक है, तो ये हो गया हाथ के नीचे वाला हिस्सा। ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया?
जैसा आपने मिलाया था, तो ऊपर वाला हिस्सा असम हो गया, नीचे वाला हिस्सा मेघालय हो गया। अंगूठा, अंगूठा ऊपर वाला जो है वो क्या होगा, सिक्किम, जिसकी भूटान के साथ बाउंड्री लगेगी, सिक्किम हो गया। और नीचे वाला क्या हुआ, नीचे वाला तुम्हारा वेस्टर्न बंगाल, ठीक है, वेस्टर्न बंगाल बना लेना उसमें। इसमें बहुत सी चीजें तुम्हें समझ में आएगी, जैसे तीस्ता को लेकर लगातार विवाद चल रहा है, एग्जाम में मेंस में क्वेश्चन आया था, इसी के बेस पे मेंस पे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक बहुत ही खास सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौगोलिक, ये बहुत ही अलग, अच्छा भी है बुरा भी है, बहुत सी चीजें चल रही है हमारी इसमें, ठीक है, याद रहेगा। तो आगे आगे आसाम, आसाम के नीचे मेघालय, ठीक है, तो ये मेघालय हो गया। और मतलब ऐसे इमेजिन करो कि तुमने ऐसे हाथ लगाया और नीचे तुमने एक बादल को अपने हाथ के नीचे रोक रखा है, बादल को, तो मेघालय, मेघालय का मतलब होता है बादलों का मंदिर, ये बादलों का क्षेत्र दिखाई पड़ता है, तो बादलों का मंदिर। तो अब तुमने क्या किया, नीचे रह, नीचे रह, बादल को तुमने क्या किया, बादल के ऊपर हाथ रख के एक इमेजिनेशन करो, ठीक है, कि तुम किसी के साथ जो है वो अपना थम्स अप करो, बादल के ऊपर तुमने, वो नहीं दिखाते क्यूपिड्स, जो ये लव बर्ड्स होते हैं, तमाम तरह के क्यूपिड्स दिखाते हैं, तो हाथ ऐसे रखे रहते हैं, इमेजिन करो, ताकि तुमसे कभी गलती ना हो कभी भी किसी चीज को ड्रॉ करने में। इसके बाद बोले कूल हेडेड, बहुत यार कूल हेडेड गाय है, ठीक है, तो एक ऐसे इंसान की जो बहुत ही खुश है, बिल्कुल शांत रहता है, तो कूल हेडेड गाय, ठीक है, बिल्कुल मस्त मौला है, ठीक है, ऑसम है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, अरुणाचल प्रदेश हो गया वहां। और इसके बाद जैसे ही आप गर्दन के नीचे वाले हिस्से पे आए, वो नागालैंड हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया। और जैसे ही आप कमर और हिप पोर्शन पे पहुंचे, वो मणिपुर हो गया। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, हमारा बायां पैर नीचे रहेगा, ठीक है, आगे कदम बढ़ाए रहो, तो इस तरह से क्या होगा, बायां पैर नीचे हो गया, बायां पैर हो गया मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। और जो आपका दाहिना पैर, जिसने घुटना मोड़ रखा है इस बच्चे ने, वो हो गया त्रिपुरा, ठीक है, दिस इज त्रिपुरा। तो याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जहां से क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं, ये आपको अवॉइड नहीं करना। और बहुत से बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं, भूल जाते हैं। यही क्वेश्चन आया था कि जो है वो कौन इसकी बाउंड्री शेयर कर रहा है यहां पे, तो कई बार लगता है सिक्किम के साथ बाउंड्री हमारी, ऐसा लगता है कि यहां बिहार की, लेकिन बिहार यहां जाके क्लोज हो जाता है, डायरेक्टली बाउंड्री शेयर होती है वेस्टर्न बंगाल की, ठीक है। फिर इसके बाद ये हो गया भूटान के साथ आसाम की बाउंड्री शेयर हो रही है, अरुणाचल प्रदेश लगातार डिस्प्यूट, चाइना के साथ डिस्प्यूट बना हुआ है, ठीक है, अभी आपने देखा इसकी बाउंड्री तक उसने बुलेट ट्रेन चला दी है। तीस्ता नदी को लेकर लगातार विवाद हो रहा है, यहां पर जो है 20 बीघा बॉर्डर, जो हमारा बांग्लादेश के जो है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट LBA, ठीक है, शायद सर ने पढ़ाया भी होगा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, तो ये वहां पर हमारे साथ हुआ, ये हमारा बहुत डिस्प्यूटेड एरिया हो जाता है। नागालैंड के और जो है मणिपुर, यहाँ के लोग जो है नृजातीय रूप से यानी एंथ्रोपोजेनिक, ये म्यांमार के लोगों के साथ मिलते हैं, पूरा जंगली इलाका, इधर से उधर इन्फिल्ट्रेट होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। अलग से ये देश से अलग होकर एक अलग नागालिम बनाने की बात कर रहे हैं, यानी ये अपना अलग राष्ट्र मांग रहे हैं, और ये जो है वो सशस्त्र विद्रोह करते हैं लगातार। यहाँ पर असम गण परिषद जो है, वहां पर लंबे समय तक जो है वो यहाँ पर भी विद्रोह होता रहा, और ये बहुत ही डिफिकल्ट, भूगोल के रूप में ये बहुत कठिन क्षेत्र है। अभी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है, बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, सड़क नहीं है, पुल नहीं है, तमाम आप लोगों ने देखा। और अरुणाचल प्रदेश तो इस पर चीन अपना दावा करता है, उसको अपना हिस्सा कहता है, क्योंकि यहाँ पर मंगोलाइट क्लान के लोग पाए जाते हैं, जो चाइना में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग जो है वो यहां पर देखते हैं, ठीक है, याद रहेगा। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अंगूठे पर कौन है, सिक्किम, इसके नीचे कौन है, वेस्टर्न बंगाल। इसके बाद हाथ के ऊपरी हिस्से में जहां पर हमने हाथ रखा है आसाम हो गया, जिस पर हमने हाथ रखा है ऐसे कोनी रख के बैठे हो, ये तुम्हारा मेघालय हो गया। बिल्कुल ठंडा दिमाग का गाय है, बहुत स्मार्ट गाय है, कभी गुस्सा नहीं करता है, कूल गाय है, तो दिमाग में क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। जैसे ही गर्दन के नीचे आया क्या होगा, नागालैंड हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया। इसके बाद आपने देखा कमर का हिस्सा जो है हिप पोर्शन, दैट इज मणिपुर हो गया। इसके बाद हम कैसे, हमारा जो हम इस तरह खड़े हैं, ठीक है, और इस तरह हम खड़े हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, जो लेफ्ट लेग है, ठीक है, अगर हम इस तरह खड़े हैं तो लेफ्ट जो हमारा राइट लेग है वो आगे और लेफ्ट लेग नीचे की जा रहा है। जो नीचे का हिस्सा है वो मिजोरम हो गया, याद रखिए, अपनी ही बॉडी पे उसको याद कर लीजिए, एक बार ट्राई करेंगे, लिख लेंगे उस पे, मिजोरम हो गया, और आगे जो है वो राइट लेग पे त्रिपुरा हो गया, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो इस तरह से आपको कभी नहीं भूलेगा। और नॉर्थ ईस्ट मैंने बताया, जिसको मैपिंग में आज की डेट में ट्रेंड देख रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना, चाहे वो मेंस में मिले, चाहे वो मैपिंग में मिले, चाहे वो प्री में मिले। आप लोगों ने अगर पेपर देखा होगा तो नॉर्थ ईस्ट हर हालत में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि बाउंड्री किसके साथ शेयर हो रही है, क्योंकि नदियों को हम शेयर करते हैं, बाउंड्रीज को शेयर करते हैं, कल्चरल सेटअप शेयर करते हैं, ठीक है, बहुत कुछ हम जो है शेयर करते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ डिस्प्यूट लगातार बने होते हैं। हो गया डन, जो आप लोग कह लेते नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत है, यहां पर
अब हमें क्या करना है, हमें, चूंकि भारत सरकार का एक उद्देश्य है, ये बड़ा पृथक क्षेत्र है, इसको चिकन नेक बोलते हैं, दिस इज नोन एज चिकन नेक। आईआर में सर ने पढ़ाया होगा, एक मुर्गे की गर्दन के बराबर ये छोटी सी इलाका है। भारत की ये मुख्य भूमि है, दिस इज मेनलैंड ऑफ इंडिया। मेनलैंड ऑफ इंडिया जो हमारा नॉर्थ ईस्ट के साथ जुड़ा हुआ है वो केवल एक चिकन नेक से जुड़ा हुआ है, अदरवाइज बीच में बांग्लादेश कॉरिडोर है पूरा का पूरा। तो यहां से यहां तक जाने के लिए आपके पास केवल एक पतला सा जो है वो सिलीगुड़ी के पास होते हुए चिकन नेक पाया जाता है। यानी बहुत ही इसकी कनेक्टिविटी बहुत खराब है। आपको यहां कोलकाता से चलना है, ये कोलकाता है, अगर कोलकाता से आपको मेघालय जाना है या त्रिपुरा जाना है तो 3 से 4 दिन का मिनिमम समय लगता है इतनी दूरी तय करने में। इतना डिफिकल्ट ट्रेन है, इतना कठिन इलाका है, नदियां, इस समय तो खैर बरसात के दिनों में आप जा ही नहीं सकते, 4 महीने के लिए पूरा ये आसाम का रीजन कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, लोगों के बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, मच्छरों से बहुत ज्यादा मौतें होती हैं। तो अभी भी ये इलाका बहुत कटाफटा है। अब इसमें जो मेन चीज है हमारा हमेशा ये रहा कि कनेक्टिविटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये डिफिकल्ट ट्रेन इतना है कि कनेक्टिविटी बीच में बांग्लादेश से होकर गुजरेंगे, या अगर यहां जाना है तो ये आपका म्यांमार रहा, म्यांमार से होकर गुजरेंगे, तो हमारे पास कोई बहुत ज्यादा तरीके अभी नहीं है। और ऐसी कंडीशन में मेन लैंड से जोड़ना इसको, ये बड़ा अजीबोगरीब बंटवारा था हमारा। ठीक है, और अगर ये हमारा पास पूरा ये पोर्शन होता तो हम इसको बहुत तेजी से डेवलप कर पाते। तो इसके पीछे हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी और तमाम चीजें इन्वॉल्व हैं। अब हमें क्या करना है, हमें जो है ये समझना है कि जब हम मैपिंग का क्वेश्चन करेंगे तो हमें अपने नॉर्थ ईस्ट को हमें अपने मेन लैंड के साथ जोड़ना है। अब जरा देखें, तो हमारे ये राज्य हो गए, इसमें किसी को कोई दिक्कत याद रहेगा फिर से, ये सिक्किम, वेस्टर्न बंगाल, आसाम, मेघालय। तुमने जो है वो बादलों के ऊपर अपना हाथ रखा है, इमेजिन करो इस तरह का एक आर्ट बना लो, बादलों के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है। ठीक है, खोपड़िया बिल्कुल ठंडी है, कूल है, बोले बोले बहुत कूल गाए हैं भैया, क्या हुआ, बिल्कुल मस्त, कभी गुस्सा नहीं आता। दैट इज अरुणाचल प्रदेश, ठंडा। क्योंकि अब यहां से क्या हो गया, यहाँ का क्लाइमेटिक सिस्टम क्या होगा, यहाँ टेम्परेट क्लाइमेटिक सिस्टम है, ठंडा क्लाइमेटिक सिस्टम है। तो तुम्हें यहाँ के पशु पक्षियों, यहाँ के वनस्पतियों, यहाँ के जो लैंड है, इस सब के बारे में एक जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद क्या हुआ, गर्दन के नीचे आ गए भाई साहब, कहां पहुंच गए, कौन सा इलाका है तुम्हारा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नागालैंड हो गया। ठीक है, और इसके बाद मणिपुर। ठीक है, तो ये मणिपुर होता है, जैसे हमारी कमर का हिस्सा हो गया। इसके बाद हम ऐसे खड़े हैं, दाहिना हाथ जो है हमारा, दाहिना पैर ऊपर की तरफ और बायां पैर नीचे की तरफ। तो इसमें क्या होगा, तो हम जो हमारा दाहिना पैर ऊपर उठा हुआ, घुटना जिसका मुड़ा, वो त्रिपुरा हो गया। ठीक है, तो और ये मिजोरम हो गया, याद हो गया, गुड। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, पहली बात तो ये अपने आप में डिफिकल्ट ट्रेन। अब जरा इसके पैरेलल देखो, अरुणाचल प्रदेश के साथ अगर मुख्य मकसद है कि भारत के इस हिस्से को इस हिस्से के साथ जोड़ना है, तो कई बार मैपिंग के थ्रू क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं कि आप ये जुड़ाव देखते हो कि नहीं। अब अगर मैं अरुणाचल प्रदेश से एक बराबरी देखूं तो मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अगर मैं एक लाइन अक्षांश रेखा खींच दूं, एक लैटिट्यूड लाइन खींच दूं, ड्रॉ कर दूं, तो मुझे अरुणाचल प्रदेश के बराबर क्या दिखाई पड़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश के बराबर अगर मैं देखूंगा, मुझे अगर इसका विस्तार दिखाई पड़ रहा है, तो राजस्थान मुझे दिखाई पड़ेगा, दिल्ली आ जाएगा, उत्तर प्रदेश भी इसी लाइन पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई पड़ रहा है कि अगर एक अक्षांश हम ले रहे हैं और अगर हम इसको पूरा लें तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा कि हरियाणा भी इसमें आ रहा है, उत्तराखंड का भी हिस्सा हमारा इसके साथ कवर होता चला जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे ये जो है वो हॉरिजॉन्टल, यानी नॉर्थ ईस्ट से भारत के मुख्य लैंड को देखो। आप लोग मैप खोलो और मैप खोलकर मुझे ये बताओ, मान लो जैसे 28 डिग्री या 30 डिग्री अक्षांश पे तुम पहुंचे हो, तो 28 डिग्री और 30 डिग्री अक्षांश पर तुम पहुंचोगे तो अरुणाचल प्रदेश की जो रेखा गुजरेगी वो तुम्हारी राजस्थान से भी होकर गुजरेगी, दिल्ली से भी होकर गुजरेगी, ठीक है, उत्तर प्रदेश से भी होकर गुजरेगी। तो इसका मतलब है कि आप सबसे पहले एक काम करो, अक्षांश है तुम्हारे पास, चलिए है, शुरू करो देखना। कहने का मतलब है आंख को रखो यहां पे, ये यूपीएससी का ट्रेंड बता रहा हूं। वो कहता है कि नॉर्थ ईस्ट के नजरिए से हिंदुस्तान को देखो, नॉर्थ ईस्ट के, मेरी बात को लिख लो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जितना क्वेश्चन अभी तक समझ पाया हूं, ट्रेंड एनालिसिस करने का एक मेरा गॉड गिफ्ट है, तो उसके हिसाब से मैं तुम्हें बता रहा हूं। वो कहता है कि हम क्या होता है, हम भारतवासी सांस्कृतिक रूप से ये बहुमत के लोग हैं, यहाँ हमारे पास इकोनॉमी है, पैसा है, हम लोग अपने नजरिए से नॉर्थ ईस्ट के लोग देखते हैं, चिंकी विंकी बोलते हैं उनको, ठीक है, उनका अपमान करते हैं, अच्छे खिलाड़ी निकले लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास इतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है, उनके पास बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, तो हम उनका थोड़ा सा अपमान करते हैं। लेकिन अब वो कहते हैं कि भारत एक भूमि है, हम एक सांस्कृतिक यूनिट के रूप में हम आ सकते हैं, हम अनेकता में एकता वाले देश हैं, और यही हमारा सोशल इश्यूज का पहला टॉपिक भी है। वो कहते हैं नॉर्थ ईस्ट के नजरिए से, हम भारत के नजरिए से नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं, हालांकि दोनों भारत है लेकिन मुख्य मैदानी इलाके से। वो कहता है नॉर्थ ईस्ट के नजरिए से भारत को देखो, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के नजरिए से मेनलैंड को देखो, मुख्य भूमि को देखो। अब देखो और मुझे बताओ, तुम मुझे छोटा सा काम यही करो,
एक एक को पकड़ लो, राज्य समझ में आ गया, कौन कहां पर सिक्किम है, कौन कहां पे अरुणाचल प्रदेश है, कहां नागालैंड है, कहां मणिपुर है, ठीक है। तो ये सारा देख लो, एक बार सब करके देखो। आसाम की लाइन में कौन आ रहा है, सिक्किम की लाइन में कौन कौन आ रहा है, ध्यान से एक बार पढ़ो, मेरे साथ क्लास में पढ़ो, बाद में तुम्हारे पास टाइम नहीं रहता। नागालैंड की लाइन पे कौन कौन आ रहा है, ठीक है, इसको ध्यान से देखते रहो, सामने कौन कौन आ रहा है। क्या एमपी इसके साथ जाएगा, हाँ जा रहा है, ग्वालियर, ठीक है, राजस्थान जा रहा है, ठीक है। अगर हम इसको मेघालय की लाइन में देखें तो मुझे क्या क्या मिल रहा है, यहां से देखना शुरू करो, फ्रॉम वेस्टर्न टू ईस्टर्न या ईस्टर्न टू वेस्टर्न, पूरब से पश्चिम की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ। एक बार त्रिपुरा की लाइन उठा के देख लो कौन कौन सीधे चल रहा है, ठीक है। एक बार मिजोरम को देख लो कि मिजोरम कहां से कहां तक जा रहा है, हल्का से सिर्फ विजुअलाइज करना है। मणिपुर को एक बार देख लो कि मणिपुर कहां से कहां तक मूवमेंट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मणिपुर कहां से कहां तक जा रहा है तुम्हारा, ठीक है। एक बार विजुअलाइज करो, ठीक है, 2 मिनट टाइम लो, 3 मिनट टाइम लो, इसको विजुअलाइज करो, कोई जल्दी नहीं है। ये अपने आप में तुम्हें इतने क्वेश्चन दे जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। इनको एक बार विजुअलाइज करने की कोशिश करो, अंदाजे से देखो, ठीक है, घबराना नहीं है। और देखने का नजरिया ये होगा, या तो तुम पश्चिम से पूर्व देखो या पूरब से पश्चिम देखो। क्वेश्चन का एक खास ट्रेंड है, या तो वेस्ट टू ईस्ट पूछता है या ईस्ट टू वेस्ट पूछता है। हो गया, देख लिया, अंदाजा इसमें कुछ कुछ मिला तुम्हें। ये विजुअलाइजेशन का केस है, इसमें कोई सेगमेंट ट्रिक मैंने आपको बता दिया कैसे याद रखना है। देखो जैसे मैंने अपने हाथ में निशान बनाया, ठीक है, कुछ फनी फनी चीजें याद रखो, तो इस तरह से लिख लो, जैसे कूल गाय, ठंडे दिमाग वाला इंसान, पीठ पर है, ठीक है। जैसे मणिपुर हो गया, भूल गए कि मणिपुर ऊपर है, एग्जाम में भूल गए नागालैंड ऊपर है या मणिपुर नीचे। तो जैसे नगा लोग होते हैं तो ऊपर कपड़े नहीं पहनते, तो ऊपर कौन होगा, पीठ की तरफ जहां पर कपड़े, नगालैंड हो गया, नगा, ठीक है, यानी कि वो जो कपड़े नहीं पहन रहे हैं। या जैसे मणिपुर हो गया, तो जैसे क्या होता है कि एक कटिबंध होता है, मतलब कमर में करधनी बांधी जाती थी, ठीक है, तो वो मणिपुर हो गया। मणि जो है वो आपने कमर में बांध रखी है, इस तरह से आप इस तरह समझे कि कमर में जो है करधन है और उसमें जो है वो क्या, आपने एक मणि बांध रखी है, एक हीरा बांध रखा है, तो मणिपुर ये जो है वो कमर का यानी नीचे का हिस्सा हो गया। तो अब इस तरह से जो है ट्रिक्स के थ्रू याद रखिए, तो कभी भी स्टेट्स आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि कहां कहां हमारे पास कौन कौन से सेगमेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसमें कभी गलती, इसमें अभी मैं इसलिए कर रहा हूं ना क्योंकि जो मैं क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन करके हम मैपिंग करेंगे, तो वहां आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ये हो गया, इसको सिर्फ 1-2 बार देखना है, अब तुम्हें सारी चीजें याद होगी। पहले इसलिए ये बच्चों को नहीं समझ में आता क्योंकि ये लोग क्या होता है, पता ही नहीं होता स्टेट्स कौन सा लेके जाना। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन मैंने मैक्सिमम लोगों को गलती करते हुए देखा, मैक्सिमम लोगों को गलती होती है, ठीक है। तो ये आपको आज से यहां पर आसानी हो जाएगा। कहां मेघालय, हाथ के नीचे बादलों पे हाथ रख के कह रहे हैं आज चलो भाई, मतलब सोचो कि तुम बादलों के ऊपर तैर रहे हो और नहीं हाथ मिलाते हैं, चल भाई हाथ मिलाते हैं या पंजा लड़ाते हैं, अंगूठा लड़ाते हैं, तो आप बादलों के ऊपर हाथ रखे, तो मेघालय कहां होगा, नीचे की तरफ होगा। कई बार आसाम लोग नीचे कर देते हैं, मेघालय ऊपर कर देते हैं। एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, कौन ऊपर कौन नीचे चला गया पता ही नहीं चलता है। लेकिन यहां आपका अब हर चीज का आपने क्या किया, मेमोरी ट्रिक्स बना ली है, ठीक है। मेमोरी ट्रिक क्या, ठंडे दिमाग वाला आदमी है, अंगूठे पे ऊपर सिक्किम हो गया, यही कंचनजंगा सबसे ऊंचा हमारा पर्वत श्रेणी है भारत मुख्य भूमि का, नीचे वेस्टर्न बंगाल हो गया, जो है क्या नाम, बिहार को नहीं आने देना यहाँ पे, तो वेस्टर्न बंगाल हो गया हमारा, यहाँ मेघालय हो गया, ऊपर आसाम हो गया, आसाम हृदय तक जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नीचे तक आ गया, ठीक है। ये हो गया नागालैंड, नगा लोग हैं, याद रखिएगा, एक नगा की फोटो अपने दिमाग में रखो या उसमें बना लो, तो ऊपर जो है वो नागालैंड हो गया, नीचे हमने करधन बना ली, जो कमर में लोग पेटी बांधते हैं, मणि बांध दी, मणिपुर हो गया, ठीक है। राइट लेग ऊपर है तो त्रिपुरा हो गया, ठीक है। अब जैसे मुड़ा हुआ है तो ट्राई बोलते, ट्राईफोल्ड हो गया, यानी इसको 3 हिस्से में मोड़ दिया, तो मुड़ा हुआ जो पैर होगा वो त्रिपुरा हो गया, दूसरा मिजोरम हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आपने अपने इमेजिनेशन कर लिया। अब हमें यहां क्या मैंने बताया, एग्जाम का पैटर्न है, नॉर्थ ईस्ट के नजरिए से भारत की मुख्य भूमि को देखो। ये यूनिफिकेशन ये सिलेबस में दिया हुआ, एक्चुअली में सिलेबस में जब जीएस पेपर 1 में जाओगे मेंस में, तो वो कहता है कि डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया यानी यूनिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी, भारत एक विविधता वाला देश है जो अपनी एकता को स्थापित रखना चाहता है, हार्मोनियस स्टेट बनाना चाहता है। तो मैपिंग के थ्रू भी कई बार वो यही चीज करते हैं, जो मैंने पैटर्न को एनालाइज किया वो है सिलेबस के आसपास, लेकिन हमारे टीचर्स इसको फैक्ट के रूप में पढ़ाते हैं, मतलब ये चलो मैप पे ये लाइन ड्रॉ कर लो, वो लाइन ड्रॉ कर लो, नहीं, ठीक है। हमें उसके सिलेबस का मकसद समझना पड़ेगा, वो क्या कहता है। आप ये समझिए कि ये नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर स्टेट्स जो हैं, आप अंदाजा लगाइए कि हमारी पूरी कंट्री के जो टूरिज्म का रेवेन्यू अकेले दे सकते हैं। एक छोटी सी बात कह रहा हूं, पूरी टूरिज्म, मतलब ये मेघालय स्विट्जरलैंड इनके सामने फीके हैं, मतलब ये इतने जिसे कहते हैं ना वर्जिन ब्यूटी, वो बिल्कुल उसी तरह से अभी भी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं, अनटच्ड हैं और पूरी दुनिया खोज रही। लेकिन अब क्या है, कनेक्टिविटी नहीं, एयरपोर्ट्स अच्छे नहीं है, कनेक्टिविटी यहां पर मेनलैंड से नहीं है, आने जाने का कोई तरीका नहीं है, अभी थोड़ी अशांति है, तो यहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, AFS
एसपीए यहाँ पर जो है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट ज्यादातर यहाँ पर अभी भी लगा हुआ है। लगातार विद्रोही गुटों से बातचीत चल रही है, ठीक है। कई बार वो इंसर्जेंसी करते हैं, कई बार यहाँ पर ये ब्लॉक कर देते हैं इसको चिकन नेक को, तो मेन लैंड ही कट जाता है, ठीक है। तो और कल्चरल सेटअप इनका अलग है, तो यहां से इसको गवर्न करना अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। मेन लैंड में हिंदी भाषी लोग हैं, अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, इनका अपना कल्चरल सेटअप है, ये अलग तरीके से दिखते हैं। हम कई बार इनको अपमान के नजरिए से भी देखते हैं, हमें यही नहीं पता कि हमारी ही मुख्य भूमि के लोग हैं। तो अब इस तरह से क्या होता है कि बहुत एक बीच में अलगाव है। तो लेकिन ये कैपेसिटी यहां बहुत ज्यादा है। आपको पता है सेकंड हरित क्रांति जिसको दालों पे यानी कि हम लोग पल्सेस पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत में प्रोटीन इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, प्रोटीन की महंगाई बहुत ज्यादा। अगर आपका मन करे तो ये लिख लो, ये सारा आपका बहुत काम आएगा। आपको पता है कि फ्लो चार्ट में कैसे लेकर जाना है, जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं। तो नॉर्थ ईस्ट में आगे जो यहाँ की जमीन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जमीन यहाँ ऐसी है कि ये दालों यानी कि भारत की मुख्य भूमि पे केवल जो महाराष्ट्र का लातूर का इलाका है, तो महाराष्ट्र का जो लातूर का इलाका है केवल वहीं पर ही जो है वो आपकी दालों की खेती ज्यादातर होती है। थोड़े एमपी के इलाके में, मध्य प्रदेश के इलाके में जो सोयाबीन और इस सब के रूप में वो पाई जाती है। लेकिन दालों के लिए भारत के अन्य क्षेत्रों में बहुत अच्छी जो है वो उपजाऊ भूमि नहीं है, या वहां पर उतनी फर्टिलिटी नहीं आ रही है। और भारत में पिछले कुछ समय से खाद्य महंगाई में, अगर अभी आपने देखा होगा कि फूड इन्फ्लेशन, खाद्य महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, उसमें या तो जो सब्जियां हैं जो कि बरसात के मौसम में हर साल बढ़ जाती हैं, या अगर आप मुख्य खाद्य फसलों में देखोगे तो भारत में जो दलहन है यानी दालें जो है उनमें सबसे ज्यादा राइज आपको इस समय जो है दिखाई पड़ेगा, सबसे ज्यादा उठान दिखाई पड़ रही होगी। महंगा बहुत है। और भारत में, चूंकि भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग शाकाहारी है, तो उसके पास प्रोटीन डिफिशियंसी, जिसका नुकसान ये उठाना पड़ता है कि हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। प्रोटीन के बिना हमारे बच्चों का जो हाइट है, वेट है, वो कभी भी जो है इंक्रीज नहीं करता। तो स्टंटिंग, मास वास्टिंग, ये सब के जो अभी क्वेश्चन आए थे 2 साल पहले प्री में, वो इसी वजह से आए। तो सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, वो आपको समझ में आ रहा होगा मैं मैपिंग के थ्रू क्या करना चाहता हूं। आपको मेरी अगली क्लासेस का भी ओरिएंटेशन धीरे धीरे समझ में आ गया होगा। अब आपका काम है कि इसको आप तेजी से नोट डाउन करिए, फिर ताकि हम आगे फिर डिस्कस कर सकें। तो आपने ये देखा होगा 1965 में हमने हरित क्रांति किया, जिसमें हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और जो हमारा जो पंजाब का इलाका है, हमने केवल उस पर फोकस किया था, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जहां पर ये नहरों का हिसाब किताब ये बना हुआ था। तो ये वाले इलाके को हमने फोकस किया था। इसका नुकसान ये हुआ कि हमने चलो गेहूं चावल तो अच्छा कर लिया, लेकिन इस पे हमने क्या किया कि हमारे पूरे देश के साथ डिस्पैरिटी क्रिएट हो गई थी, यानी असमानता आ चुकी थी। यहाँ के किसान यही आज आंदोलन में हिस्सेदारी कर रहे हैं, यहाँ के किसान जो है वो बहुत आगे चले गए, बाकी देश का किसान पिछड़ गया। लेकिन उसके बाद भी हमें 1965 से हम आगे निकल गए। 1965 में हमारी जरूरत थी हमें दाल चावल मिल जाए, हमें जो है चावल गेहूं मिल जाए, हमारी मुख्य खाद्य फसल मिल जाए। लेकिन आज की डेट में हमें हॉर्टिकल्चर, आज की डेट में हमें दालों की बहुत आवश्यकता है। उसके लिए जो यहाँ की भूमि है, ठीक है, जिसमें लोमी सॉइल का भी बड़ा इनपुट है और तमाम तरह की मिट्टियों का भी बड़ा इनपुट है, ये क्षेत्र दालों के उत्पादन के लिए सबसे बेहतरीन हो सकता है। यानी सेकंड हरित क्रांति का जो सेगमेंट होगा वो यहाँ आएगा। दूसरा, यहाँ की जो जलवायु है वो काफी हद तक कई बड़े इलाकों में शीतोष्ण जलवायु है। यहाँ पर एक पौधा पाया जाता है, आर्किड का पौधा, ठीक है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका मन करे लिख लीजिए। सारे क्वेश्चन आपको अभी जब प्री का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना सारे डिस्कशन में। अब ये आर्किड का पौधा केवल इसी क्षेत्र में पाया जाता है। आर्किड के पौधे की आपने देखा होगा नीले कलर, जब कोई बहुत किसी को बुके उके गिफ्ट करते हो, नीले रंग का एक पौधा होता है, फूल होता है, बड़ा खूबसूरत, बहुत महंगा होता है, पूरे विश्व में उसकी सबसे ज्यादा डिमांड है और यहां पर वो बहुतायत में पाया जा सकता है। लेकिन यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से, पैकेजिंग ना होने की वजह से, या सरकारों का भी बहुत लंबे समय तक यहां पर जो है वो बहुत इनपुट नहीं रहा, इसकी वजह से यहां पर जो है वो ऑर्किड का जो खेती है वो स्थानीय रूप, जंगली फूल के रूप में यहां पर रहा, बहुत ज्यादा उसका कमर्शियलाइजेशन नहीं किया गया। 2 हो गया। तीसरा, यहां पर ये जो क्षेत्र है, खासतौर पर अगर आप इस पूरे रीजन में मेघालय के साथ जाओगे और बाकी हिस्सों में देखोगे नीचे की तरफ, तो चूंकि ये क्या है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट आसाम के साथ आ जाता है, चूंकि यहां पर गारो खासी जयंतिया पे खूब बारिश होती है। बांस, बैम्बू यहां बहुत आयत से पाया जाता है। अब आश्चर्य की जनक की बात है कि आजादी के इतने सालों बाद तक हमारे देश में, आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे देश में ज्यादातर जो कानून है, आज मैं पूरे अपनी मैपिंग में हमें कैसे कैसे जाना है वो मैं आपको पूरा सेटअप आपको बता रहा हूं। आरएसएम एक ऐसा मेथड है कि इसके बाद आपको टेंशन नहीं रहेगी कि सर प्री का क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, सारे निपटा के जाऊंगा आरएसएम में। 3 स्टेप में पढ़ा रहा हूं। अब इसमें मैं पूरा सेटअप बना रहा हूं कि मैपिंग में जो टीचर गलती करता है वो आपको एक फैक्ट फाइल के रूप में पढ़ा देता है और आप भी सोचते हैं कि अपने आप कर लेंगे। मैपिंग का ओरिएंटेशन छुपा कहां है ये जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है, ठीक है। मैपिंग का क्वेश्चन आश्चर्य में भर देता है। और ध्यान रखिएगा, मैपिंग के जो मेंस में भी आप करेंगे, प्री में तो खैर होता ही है, मेंस में जो करेंगे मैथमेटिक्स की तरह नंबर मिलते हैं, यानी अगर वो 2 नंबर का है तो 2 पूरे नंबर आपको मिलेंगे अगर आपने सही कर दिया। किसी और सेगमेंट में मैपिंग को छोड़कर कहीं पर भी मैथ्स की तरफ पूरे नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको समझना अगर आपको रैंक ऊपर की तरफ लेकर जानी है तो। और दूसरा, एक बात मैप का दूसरा तो मैं इंपॉर्टेंस बता दूं,
जब एग्जाम में आपके पास समय कम और होगा, जैसे ही आप 25 क्वेश्चन के पेपर में 17वें क्वेश्चन तक पहुंचोगे, ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं जो मेरे स्टूडेंट मेंस देते रहते हैं, 17वें क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारा टाइम एग्जॉस्ट होने लगेगा, खत्म होने लगेगा। ठीक है, जैसे ही खत्म होने लगेगा उसके बाद तुम्हें हर क्वेश्चन को करने में 2-2.5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अब एकदम उसमें क्या होता है, जितना ज्यादा आप मैपिंग और फ्लो चार्ट, कई बच्चों ने पूछा ना फ्लो चार्ट में आंसर लिख सकते कि नहीं लिख सकते, मुझे लगा मेच्योरिटी आने दो फिर बताता हूं कि कब लिख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको 18, 19, 20, 21 इतना आप मैनेज करोगे, अगर अच्छा पढ़ाई कर रहे हो तो 20 क्वेश्चन तक टच करोगे, लेकिन 15-16 क्वेश्चन के बाद तुम्हारे पास टाइम कम होने, अब तुम 7-7 मिनट 8-8 मिनट नहीं लगा पाओगे, ये ऑब्वियस ही होता है, आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, अभी सुबह मेरी जैब जाकिर से बात हो रही, जैब जाकिर ने भी यही किया था, अभी ट्रेनिंग चल रही, बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, सुबह फोन आया कि सर मैं बात नहीं कर पा रहा हूं आप लोगों से, तो जो है वो यही सेगमेंट अभी हुआ कि आपको यहां पर जो है वो क्या होगा, आप मैप जल्दी जल्दी ड्रॉ करोगे, उस स्थान के बारे में बताओगे और फ्लो चार्ट उसे मार दो, उसी में एरो बना दोगे। तो उसमें क्या होगा कि 2 मिनट में अगर आप पैराग्राफ में लिखने जाओगे तो आप हार्डली जो है 4-5-6 लाइन लिख पाओगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने जल्दी से पेंसिल से मैप ड्रॉ किया, उस जगह के बारे में बताया और वहां पर वो फ्लो चार्ट में आपने निकाल दिया पॉइंट्स, तो आपको संभावना है कि अगर आप जो आपको पहले 3 नंबर मिलने थे वो आपको 5 से 6 नंबर मिल जाएंगे, यानी अपने मार्क्स इंप्रूव करते जाओगे। जैब ने भी लास्ट में यही किया था, ठीक है, उसने जो है बीच में सर्किल मारा और धड़ाधड़ जो है फ्लो चार्ट मारे, इसीलिए सबसे पहले फ्लो चार्ट सिखा रहा हूं। ठीक है, जो सब नहीं कर पाते हैं, बहुत से बच्चों को स्ट्रैटेजी नहीं पता होती, 16-17 के बाद उनकी बैटरी खत्म हो जाती है। और ध्यान रखना कि क्वेश्चन अगर छोड़ के आओगे तो वो 0 मार्क्स है, उसमें कुछ अटेम्प्ट करके आओगे तो उसमें कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे तुम्हें, याद रखिएगा। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो अब हम वापस आते हैं नॉर्थ ईस्ट पे। नॉर्थ ईस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? दूसरा जो है, पहली बात ये अलग तरह से नजर जाती है। तीसरा सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा है कि चाइना आज जो 1962 में उसने अक्साई चिन इस वाले इलाके पे अपना इन्फिल्ट्रेशन किया था, अब इस इलाके में लद्दाख में आपने देखा हो कि हमने पूरा सेटअप बना रखा। लद्दाख में पहुंचना हमारे लिए बहुत आसान है, तो लद्दाख में पहुंचना बहुत आसान है, तो हम बार बार जैसे आपने देखा गालवान घाटी को लेकर या लद्दाख के रीजन को लेकर हम वहां पर टिके हुए हैं। अभी कल भी फोटो आया था कि हमारे जो पोस्ट है वो 150 मीटर पर तक आ गए हैं, हम एक दूसरे के सामने आ गए हैं। ठीक है, और उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही ज्यादा। प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब बहुत लंबे समय तक, खासतौर पे 1952-53 तक हम बहुत सेफ थे क्योंकि तिब्बत ये बीच में बैठा हुआ था नेपाल के ऊपर, ये हमारा तिब्बत का ये बफर स्टेट था। ठीक है, बफर स्टेट था और चाइना भी इतना एग्रेसिव नहीं था। नेहरू ने गलती कर दी, नेहरू ने इसको चाइना का हिस्सा मान लिया। ठीक है, नेहरू से बहुत बड़ी विदेश नीति में वो बड़े जो है वो कमजोर रहे हैं, युद्ध नीति में उनको बिल्कुल जो है वो गड़बड़ रहा उनका मामला। तो उनके सलाहकार भी कुछ ऐसे ही थे जो खासतौर पे लेफ्ट मुद्दे पे ज्यादा देखते थे, वो चाइना को अपना हितैषी मानते थे। जैसे उसमें जो मेनन था, जो रक्षा मंत्री उस समय था, तो मेनन माना जाता था कि वो धुर कम्युनिस्ट था, तो कम्युनिस्ट होने की वजह से वो चाइना को हमेशा चाइना की तरफ उसका ओरिएंटेशन था। नतीजा क्या हुआ, नेहरू को अंत तक अंदाजा नहीं हुआ कि चाइना क्या कर देगा हमारे साथ। तो ये जो था उसने क्या किया, तिब्बत को उसने ले लिया। तो शुरुआती दौर में कोई बहुत ज्यादा हलचल नहीं हुई, दलाई लामा केवल एक केस बने रहे, लेकिन चाइना ने धीरे धीरे एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अपनाई, खासतौर पे 1970s के बाद। ध्यान से सुनना मैं जो कहने जा रहा हूं, 1970s के बाद, 70 के बाद उसकी इकोनॉमी ने जोर पकड़ना शुरू किया। उन्होंने बहुत इंस्टीट्यूशनल वे में अपना जो कम्युनिस्ट लीडरशिप रखी, लेकिन इकोनॉमी में उन्होंने जो है पूंजीवाद को लाना शुरू किया। मैं क्यों बता रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा कि ये पूरा कहानी कहां हमारी जा रही है। तो क्या हुआ कि वहां पर धीरे धीरे वो उन्होंने इकोनॉमी को बूम किया। मैंने जो है वो आके बताया आपको कि आगे धीरे धीरे चाइना जबरदस्त प्रोडक्शन में आ गया। अब इन्होंने क्या किया, तिब्बती जो लोग थे जो पूरी दुनिया में विरोध कर रहे थे, आज भी विरोध कर रहे हैं, भारत में उनको शरण मिली, तो इनको धीरे धीरे वहां की पॉपुलेशन को उसने हटाना शुरू किया। ध्यान रखिएगा, कभी भी एक नियम होता है, सर ने आपको आईआर में पढ़ाया होगा, कोई भी जो सीमावर्ती राज्य होता है वो बफर नहीं होना चाहिए। बफर का मतलब होता है जैसे 2 तार होती है ना, आपस में सट जाए तो स्पार्क कर जाता है, तो उनके बीच में प्लास्टिक चढ़ी होती है, या आपने देखा होगा कुछ इंसुलेटर होता है, तो उसको बफर कहते हैं कि मतलब वो दोनों पॉजिटिव निगेटिव को मिलने नहीं देता। तो यहां पर भी क्या होता है, सीमा पर एक बफर बना हुआ था, तो इसका झुकाव भारत की तरफ थोड़ा सा था क्योंकि बौद्ध धर्म दोनों में कॉमन था, तो ये हमारे लिए न्यूट्रल स्टेट था, बफर था। ठीक है, जैसे कश्मीर 370 से पहले था, वहां पे अलग संविधान था, अलग विधान था, तो वो पाकिस्तान के साथ भी महबूबा मुफ्ती अभी वही अपने जो उनके पिताजी बाप थे उनके, वो पाकिस्तान के हितैषी थे, तो वो अभी भी वही राग गा रही हैं। इस बार भी उन्होंने मीटिंग में बोला ना कि पाकिस्तान को भी बुलाइए उसके साथ वार्ता करिए, तो वो उनके बाप दादा के जमाने से चला आ रहा है, वो वही कह रही हैं जो आज भी वही कह रही थी। वो भूल गई कि 370 हट गया है। नियम ये होना चाहिए, पता नहीं कैसे जो पिछली गवर्नमेंट को ये बुद्धि नहीं आई कि कभी भी सीमावर्ती राज्य, ये नियम होता आईआर का,
मैकियावेली का भी सिद्धांत है, चाणक्य का भी यही सिद्धांत रहा है सीमावर्ती राज्यों को लेकर। और आप जब सर के साथ PSIR में जाएंगे तो वहां पे भी आपको ये चीजें पता चलेंगी। बड़ा महत्वपूर्ण है ये। कभी भी किसी बाउंड्री स्टेट को बफर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर राष्ट्र की जो नीतियां होती हैं अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर वो हमेशा प्रॉब्लम आ जाएगी। हम भले चाहे कहें कि चीन ने तिब्बत को हड़प लिया, हम कहते हैं ना, अक्सर बोलते हैं कि चीन ने तिब्बत को हड़प लिया। कल देखिए अभी दलाई लामा का स्टेटमेंट आया था कि चीन जबरदस्ती जो है दलाई लामा का उत्तराधिकारी, उनका हायर जो है वो घोषित करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बट दैट इज हमारा पर्सपेक्टिव है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, भारत की सीमाएं बहुत डिस्प्यूट होती चली जा रही हैं। अभी आपने देखा ड्रोन का एक बड़ा नया खतरा आ गया है चारों तरफ से, तो और ये ड्रोन चाइना प्रोवाइड कर रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो सीमावर्ती राज्य है, चीन की मजबूरी है कि वो भारत के साथ एक बीच में बफर नहीं छोड़ सकता, वो तिब्बत को बफर नहीं छोड़ सकता, उसको अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, एक बड़ा ग्रोइंग पावर बन रहा है और पता चला हमारी सीमाएं ही डिस्टर्ब हो रही हैं, तो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, भारत भी कल को उभर जाएगा तो उसका वर्ल्ड मार्केट में ये कॉम्पिटिशन है भाई। आप किसी के कितने भी अच्छे दोस्त हो, कोई आपके ही नोट्स पढ़ के आपकी सीट हड़प जाए, आपको कैसा फीलिंग होगा? बिल्कुल, तब उस दिन पता चलेगा दर्द क्या होता है। भाई दोस्ती कितनी भी अच्छी, भाई बंधु दोस्त बने हो, लेकिन मेरी सीट अपनी है भाई, आपके अपने सपने, यूपीएससी में आपको जाना है। तो यहां जो डिस्कशन कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसने क्या किया, इसने बफर स्टेट, पहले तो उसको अपना वन चाइना पॉलिसी के अंदर उसको उसने बताया, फिर इसने क्या किया, वहां की डेमोग्राफी को चेंज करना शुरू किया। यहां के जो तिब्बती भिक्षु थे उनको या तो मारा या उनको निर्वासित कर दिया। और जो चाइना की सबसे पावरफुल जो पॉपुलेशन है, हान लोगों की, हान डायनेस्टी, ये राजवंश रहा है, हान लोग चाइना में बहुत ताकतवर हैं, उस पॉपुलेशन को इसने बसाना शुरू किया और यहां के रिसोर्सेज को कैप्चर करना शुरू किया। हान, अगर चाइना में तुम जाओगे तो हान जितने भी सत्ता में, जितने बिजनेस हैं, जितने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हैं, उस सब में हान जो है समुदाय के लोग हैं, हान कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये बेसिकली वो डायनेस्टी थी जिसने जो है वो वॉल ऑफ चाइना और बहुत बड़े साम्राज्य का उसने गठन किया था। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, वहां पे अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया। तिब्बत में बेहिसाब जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से उनको चाइना की ग्रोथ के लिए लगाया। अभी आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि अरुणाचल की सीमा तक चीन से होते हुए, अभी हम बातें कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो किसान आंदोलन, एक हाईवे बना हुआ है, उसी पे जाके बैठ गए। कल देखो मार पिटाई हो गई, वहां पे कस के पीट पाट दिया। तो मैं भी उधर से गुजरा, तो बताओ, नेशनल हाईवे है यार, 8 लेन की सड़क है, 16 लेन की सड़क है, उस पर जाने ही नहीं दे रहे, उस पर परमानेंट बना लिया ये। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, पता नहीं। वैसे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे हमारे यहाँ पता नहीं क्या क्या होता रहता है, बट ये किसने कहा? मान लो कोई मरीज फंस जाए, इतना मतलब बता तो ना, 15 मिनट की जर्नी थी, वो 1 घंटे के बाद निकला। अगर कोई एम्बुलेंस फंसी होती तो सोचो वहां क्या होता। तो जान की सुरक्षा या व्यक्ति की स्वतंत्रता किसको आप ऊपर रखोगे? तो हमारा सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ज्यादा ना डिस्टर्ब है एक्चुअली, ये पैसे वाले और ये प्रोपेगेंडा वालों का ही केवल है। उसको भी दिखाई पड़ता है किसमें वो नेशनल न्यूज में आ जाएगा और किसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो अब यहां पर मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसने क्या किया, उस बफर स्टेट को, अब आज की डेट में भारत से भी गलती हुई, भारत ने भी मान लिया था और उसने धीरे धीरे कर दिया। अब उसने क्या किया, पूरा अरुणाचल की बाउंड्री तक उसने एक स्पीड रेल बना दी। आपने देखा होगा 140-160 की स्पीड तक बुलेट ट्रेन सनसनाती हुई आएगी और जाएगी, पूरा पहाड़ियों के ऊपर से उसने बना दिया। ठीक है, और एक से एक आर्क बनाए। मैंने उसकी तस्वीरें देखी तो मैं खुद देखा कि इतना तेजी से, मतलब उनको किसी को कानो कान खबर नहीं, किसी को पता नहीं। हमारे यहाँ एक पुल जो है कश्मीर में आर्क पुल बनता, मार फोटो मार ट्वीट, और ये फलाने पीयूष गोयल का भी आ गया, भारत ने पहला, वो उसने देखा मैंने कितने आर्क उसने जो है पुल बना रखे हैं। हम छोटे छोटे में खुश रहते हैं। अब क्या कर रहा है उस स्ट्रेटजी, ध्यान से समझो। वो ये जानता है कि भारत सरकार आज की डेट में जो लुक ईस्ट पॉलिसी है हमारी, सर ने पढ़ाया होगा लुक ईस्ट पॉलिसी, ध्यान से समझना, नहीं तो तुम समझ नहीं पाओगे नॉर्थ ईस्ट पर मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं। यानी पूर्व की ओर देखो नीति। भारत अपने लोकतंत्र की वजह से म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, ठीक है, कंबोडिया, इन सब देशों के साथ जो ईस्ट की कंट्रीज है उनके साथ कनेक्टिविटी कर रहा है, और कनेक्टिविटी करके यहां शांति स्थापित कर रहा है, कनेक्टिविटी कर रहा है। भारत को समझ में आ गया कि यहां से यहां तक का विकास बहुत मुश्किल है, तो उधर की तरफ से इसका विकास होना चाहिए। जब ट्रेड एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा तो ये भारत का हिस्सा क्या होगा, बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। ये भारत का बड़ा वीकेस्ट एरिया है, ठीक है, ये स्ट्रांग हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ सेटल कर लेगा तो यहां पर भी जो है डिस्प्यूट होंगे वो काफी कम हो जाएंगे। तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। अब इसको समझ में आ गया कि 370 हटा के उसने कश्मीर पे डायरेक्टली जो है गृह मंत्रालय का कमांड आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक राष्ट्रवादी सरकार है तो वहां पे लद्दाख में भी कोई टेंशन नहीं, उसको समझ में आ गया डायरेक्टली एंटर करना मुश्किल है। अब उसने अपनी पॉलिसीज को, जितना मैं डॉक्यूमेंट्स पढ़ पा रहा हूं उसके हिसाब से मुझे जो दिखाई पड़ रहा है, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि वो हर हालत में भारत के लिए दूसरा मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। फ्रंट, जब एक फ्रंट पे आप हार जाते हैं या एक फ्रंट पे उतने मजबूत नहीं रह जाते, हमने उनको दिखा दिया, हमने यहाँ भूटान को अपनी तरफ जोड़ा, तो जो हमारा गालवान घाटी में या तमाम जो हमारा ट्राई जंक्शन पे हुआ, हमने देखा कि लोग हमारे साथ हैं, ठीक है।
भारत उसको हिंद महासागर में घुसने, जहां जहां वो जा रहा वहां वहां हम भी जा रहे हैं। प्रोजेक्ट तो कम से कम डिले करा दे रहा है। श्रीलंका के साथ हमने डिले करा दिया, हमने जो है वो अन्य कंट्रीज के साथ डिले कराना शुरू किया। सिर्फ एक पाकिस्तान है जो उधर की तरफ है। 370 हटने के बाद से हमारा क्या हुआ, जैसे आप कई हमारे यहाँ नेता हैं 370 लगाने की बात कर रहे हैं, वो जैसे वो दिग्विजय आया था वो बोल रहा था, ठीक है, इनको तो मैं देशद्रोह कहता हूं, क्योंकि आपको पॉलिसी समझ में आनी चाहिए। याद रखिएगा, किसी भी कंट्री के लिए कभी भी सीमावर्ती राज्य बफर राज्य नहीं हो सकता। अगर है तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ये याद रखिएगा, ये नियम है संसार का। तो आप कह सकते हैं कि चीन ने तिब्बत को हड़प लिया, लेकिन चीन के लिए बिल्कुल सही है, ये उसकी किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति होगी कि जिस कंट्री के साथ बीच में आप बफर डाल ही नहीं सकते। तो हमने पाकिस्तान के साथ बीच में बफर 370 डाल रखा था। अब वहां की सरकार बात करती थी, वहां पे वो लोग आते थे तो वहां अलगाववादियों से, कहां थे इस बार फोटो में, कहीं अलगाववादी दिखाई नहीं पड़े। सबकी हालत खराब कर रखी, सबको भीख मंगवा लिया। नहीं तो ये राजाओं की तरह, मैं तो कश्मीर गया हूं, मैंने देखा ये जो अलगाववादी मतलब सेपरेटिस्ट, जो ये कहते थे पाकिस्तान से पहले बातचीत होनी चाहिए, पाकिस्तान, ये मतलब भारत के खिलाफ बोलते थे। और भाई साहब आपको आश्चर्य होगा, आपने वहां कभी देखा नहीं होगा, मैं गया हूं, मैंने देखा इतना सिक्योरिटी, गलियों में सिक्योरिटी लगी हुई है। मैंने पूछा कौन सा वीआईपी यहां रहता है, पता क्या चला, वो गनी रहता है, वो जो हमेशा जो पाकिस्तान का झंडा फहराने की बात कर। मैंने कहा इसको इतनी, भारत की सेना इसको सिक्योरिटी दे रही है। बोले क्या करिए, मर जाएगा तो बवाल हो जाएगा, पूरा अशांति हो जाएगी, तो मजबूरी में। मुझे बताओ, ये भारत के खिलाफ बोल रहा है, इसको भारत सरकार ही सिक्योरिटी दे रही है, मजबूरी। लेकिन आज की डेट में सब गायब, सब गायब, कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये बहुत सिंपल सा नियम है, 370 हटना ही था, क्योंकि अब हम डायरेक्टली पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, बीच में कोई जम्मू कश्मीर की सरकार नहीं है, अब सिर्फ भारत सरकार बात कर रही है। और भारत सरकार अपने हिसाब से उसको जवाब दे रही है। आज देखिए कुछ दिन तक गाया वाया कि 370 उठाएंगे, आज की डेट में उसका मंत्री खुद कह रहा है कि ये जो है वो भारत का आंतरिक मामला, हम इसमें क्या बोलें, क्योंकि उनको अब ये डर हो गया कि अब मामला गुलाम और आजाद कश्मीर का रह ही नहीं गया, वो तो इंडिया ने किनारे कर लिया। अब धीरे धीरे इंडिया क्या करेगा, उसमें 35A हटाया है, 35A हटाकर क्या किया, वहां पर जो ये था कि कश्मीरी बाहर के आदमी नहीं रह सकता, वो बाहर का आदमी आएगा। जैसे कश्मीरी पंडितों को उन्होंने विस्थापित किया, उनको डराया, मारा, रेप हुए उनके परिवारों में, तो उनको हटा के वहां की उसने डेमोग्राफी, सबसे बड़ी चीज होती है डेमोग्राफी पे कब्जा करना। तो डेमोग्राफी मतलब जब सब एक ही जैसे लोग होंगे तो हम अपना गुट बना लेंगे, लेकिन जब अलग अलग तरह के लोग होते हैं तो आप गुटबाजी नहीं कर सकते, ठीक है, आप कल्चरल प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकते, प्रेशर ग्रुप नहीं बना सकते। तब भारत सरकार अगला प्रयास क्या कर रही है, वहां पे टूरिज्म का बढ़ावा दे रही, वहां ढेर सारे प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। इसी बहाने ढेर सारे पंजाबी पहुंच जाएंगे, ढेर सारे मेनलैंड के लोग पहुंच जाएंगे, कश्मीरी पंडित पहुंच जाएंगे, हर तरह का वहां बैक एंड चल रहा है। और वहां पे जो है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के नाम पे वहां ढेर सारे लोग आएंगे। कुछ दिन बाद क्या होगा, आफ्टर 5-10 ईयर्स वहां की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, और जब चेंज हो जाएगी तो वहां पर ये कश्मीर का नारा उठाने वाला, आजाद कश्मीर का नारा उठाने वाला, पाकिस्तान का झंडा उठाने वाला, वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। इट विल टेक 8 to 10 ईयर्स, ठीक है, जिस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं। तो इसका नतीजा ये होगा कि वहां पर ये सेपरेशन, अब इसके बाद पाकिस्तान की हालत खराब होगी। पाकिस्तान को पता है कि इंडिया का अगला स्टेप, जैसे इंडिया अपने इंटरनल पार्ट को ठीक कर लेगा, वो जो पीओके लेकर बैठा हुआ है ना, उसके लिए वो रेफरेंडम लेकर आएगा। और ठीक है, तो फिर पाकिस्तान जो अभी तक लगातार, मतलब पता नहीं किस तरह की गवर्नमेंट थी कि इतने सालों तक हमने ये बदतमीजी झेली कि जो कमजोर है वो हमारे ऊपर चढ़ के बोल रहा था, पता नहीं क्या पॉलिसी रही है। अब क्या होगा, अब जो है पाकिस्तान अपने वाले जो उसके पास कश्मीर का हिस्सा है, जिसको हम लोग पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसको बचाने के लिए अब वो परेशान, वो उसकी हलचल ही यही है कि वो अब उसको बचाने के लिए परेशान रहेगा। तो नतीजा होगा कि उसका जो चाइना का सीपीईसी का पैसा लगा वो पीओके से होकर जा रहा, और उसको समझ में आ गया, चाइना को अच्छी तरह समझ में आ गया, जितना मैं सोच पा रहा हूं, जितना मैं समझ पा रहा हूं, हो सकता है कुछ दिन बाद इस तरह के एडिटोरियल आने शुरू भी हो जाएं आपके लिए, ठीक है। मेरा थोड़ा एनालिसिस जो है वो एक आगे का रहता है। तो उसमें क्या होगा कि यहां पर जो होगा कि उसको चाइना को समझ में आ गया, उसका सीपीईसी प्रोजेक्ट डिस्टर्ब इंडिया कर सकता आने वाले टाइम में, ठीक है। अभी क्यों कहा, क्योंकि उसने ये, अभी आपने देखा पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया है कि जो हाफिज सईद के घर के आगे बम विस्फोट हुआ या अफगानिस्तान में, उसमें कुछ बाहरी ताकतों का हाथ है, मतलब वो भारत की तरफ इशारा कर रहा है। तो चाइना को समझ में आ गया कितना भी कर लें, अगर इंडिया अपना कश्मीर सेटल कर लिया तो वो इट विल बी वेरी अटैकिंग फॉर द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो वो अब पीओके को, और उसका पैसा उसमें बहुत लगा हुआ है, ठीक है, वहां से उसकी ऊर्जा सुरक्षा जा रही है। यानी अब उसने जो मुझे अभी एनालिसिस में मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है, पता नहीं अभी इसके बारे में आप लोगों ने कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा, जितना मैं समझ पा रहा हूं वो एक फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहा है, और वो फ्रंट हमारे नॉर्थ ईस्ट में खुल रहा है। क्योंकि भारत के पास अभी इतना फंड, इतना जो है स्ट्रक्चर नहीं, क्योंकि भारत के अंदर ही ढेर सारे राजनीतिक ग्रुप है। चाइना को फायदा है कि उसके अगेंस्ट बोलने वाला कुछ नहीं, हमारे यहाँ ढेर सारे लोग अगेंस्ट, हर बात पे अगेंस्ट बोलना है।
आप कुछ भी कर दो, बोले वैक्सीन लगाना है, बोले नहीं लगने देंगे, ये बहुत खतरनाक है, बोले नहीं लगाना है, बोले सरकार लगा ही नहीं रही है। तो वो हर बात पे विरोध करते हैं हमारे यहाँ अपोजिशन का कल्चर ही डेवलप हो गया। बोले कुछ कर लो, बोले किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे, कुछ करो तो बोले क्यों कर रहे हो। तो हर बात के लिए यहां पर हमारे यहाँ विरोध होता। तो लेफ्ट है, तमाम तरह की और भी पार्टीज हैं, वो अपना राजनीतिक उद्देश्य के लिए, तो उसको पता है कि अभी भारत को कश्मीर में एस्टैब्लिशमेंट होने में टाइम लगेगा, उसको बफर स्टेट। वो क्या कर रहा है, वो जानता है कि हम नॉर्थ ईस्ट में वीक पड़ रहे हैं, तो हमें नॉर्थ ईस्ट में जाना पड़ेगा, राइट, हमें यहां जाना। तो वो ये फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए फ्रंट खोलने के लिए उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब इसने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, दो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा जबरदस्त, एक झांगू डैम जिसने ब्रह्मपुत्रा के पानी, क्योंकि इसके लिए ब्रह्मपुत्रा का पानी ये पूरे इस पूरे इलाके के लिए अमृत है, इसके बिना ये सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो उसने झांगू डैम बनाकर ब्रह्मपुत्रा के पानी को कंट्रोल करने का जो है इरादा कर लिया। दूसरा, उसने अब कनेक्टिविटी अरुणाचल तक दे दी है। तो वो भारत के लिए ये फ्रंट खोल देगा। तो उसको पता है कि इस फ्रंट में चिकन कॉरिडोर होने की वजह से, ये वाला इलाका होने की वजह से डायरेक्टली कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। बीजेपी का बंगाल जीतना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बंगाल में जो पार्टी है अभी, वो बेसिकली कई बार जो रीजनल पार्टीज हो जाती हैं, हालांकि इसमें डिस्प्यूट हो सकते हैं, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अपनी बाउंड्रीज को लेकर होने वाले सेगमेंट पे। अगर कोई रीजनल पार्टी, जो जैसे उसने माना जा रहा है बांग्लादेशी, कहीं से तो मैं मिल चुका हूं, वो इंडिया में इनपुट करा दिए जाते हैं और यहां पर सस्ते, वही बहुत बड़ा वोट बैंक हो जाते हैं। हिंसा भी वही लोग कर रहे हैं इस समय। तो इसमें जो है, जो इस तरह की कोई पार्टी जो नेशनलिज्म के साथ ना जुड़ी हो, वो बाउंड्री पे बहुत खतरनाक हो सकती है, बहुत ही जो है वो घातक हो सकती है। वो कई बार अपने हितों के लिए, वो भारत के हितों का जो है वो क्या कर सकती है, वो एक डिस्प्यूट क्रिएट कर सकती है। यहां पर हम बात कर रहे हैं आने वाले समय में, मुझे दिखाई पड़ रहा है चाइना के मूवमेंट को जितना मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, वो इस वाले हिस्से पे अपना इनपुट देने की कोशिश कर रहा है। यही कारण मुझे शायद लगता है, हालांकि भारत सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट है नहीं, कि जब यूनाइटेड नेशन में म्यांमार के खिलाफ जो अभी वहां जुंटा गवर्नमेंट आ गई है दोबारा, जो है सेना ने और काफी लोगों को मारा है वहां पे, तो भारत न्यूट्रल रहा। नोटिस किया होगा अपने यूनाइटेड नेशन में जो वोटिंग हुई, इसमें भारत न्यूट्रल रहा, उसने अपोजिशन में कुछ नहीं कहा, क्योंकि भारत ये जानता है कि अगर यहां म्यांमार भी चला गया चाइना के साथ, तो संभालना बड़ा मुश्किल होगा। यहां पर अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट आती तो इसके साथ बात करना आसान हो जाता। जैसे आसाम में आपने देखा बीजेपी गवर्नमेंट अब 2 बच्चों की पॉलिसी और तमाम इस तरह के जो है वो हटाने को लेकर, ये तमाम चीजों को लेकर आ गया है। लेकिन यहां पर भी जरूरी है कि हम बांग्लादेश को अपनी तरफ रखें। जब इन दोनों को अपनी तरफ रखेंगे तो भारत तभी अपने नॉर्थ ईस्ट को, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं संभालना है, उसको बांग्लादेश भी संभालना है और उसको म्यांमार भी संभालना है। क्लियर है? तो ये मैपिंग के थ्रू मैंने एक आपको इसका डायमेंशन बताया कि मैपिंग के थ्रू हम कितने डायमेंशन को देख सकते हैं, कितने डायमेंशन को अटैच कर सकते हैं। पाकिस्तान कुछ अपने जो इंटरनल मैटर्स हैं, जो अब उसको समझ में आ गया होगा कि अब अगला टारगेट एक्चुअली इंडिया का पीओके ही है। अब जैसे बलूचिस्तान हो गया, तो बलूचिस्तान को अब एक्सेजरेट किया जा सकता है, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला। अब चाइना को भी समझ में आ गया कि जिस तरह से ये जो पार्टी अभी, इसको हटाना अगले 5 साल और बहुत मुश्किल काम है, और राष्ट्रवादी लोगों का एक धड़ा तैयार हो रहा है जो नेशनलिज्म पे बात कर रहे हैं। मैं अंदर पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं कि कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है, मैं बात कर रहा हूं नेशनलिज्म पॉलिटिक्स की। तो वहां पर क्या उनको समझ में आ गया कि अपनी बाउंड्रीज को सेव करने के मूड में है, तो अब ये अलग फ्रंट खोलना चाह रहा है, और इसीलिए वो बहुत एक्सेजरेट कर रहा है अपने इन्वेस्टमेंट्स को, बहुत ज्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट को एक्सेजरेट कर रहा है। हमें दूसरा नुकसान हुआ है नेपाल में। नेपाल बहुत लंबे समय तक एक तरह से कहते हैं कि विश्व का इकलौता हिंदू राष्ट्र रहा है, ओरिएंटेशन रहा है हमारा सांस्कृतिक, हम लोग हमेशा रोटी बेटी का रिश्ता कहते चले आए हैं। लेकिन जिस तरह से नेपाल में लेफ्ट गवर्नमेंट आई, ओली की गवर्नमेंट आई, और उसको चाइना प्रोजेक्ट कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से, और हमारी तरफ से भी उतने अप्रोचेबल नहीं हो पाए क्योंकि विचारधाराओं का अंतर है, एक राइट पार्टी एक लेफ्ट पार्टी, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। पुष्प कुमार दहल कमल को हमने तो थोड़ा मैनेज कर लिया, लेकिन ओली को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वो खुलकर ऊट पटांग सा बोल रहा है। तो बफर स्टेट से ये थोड़ा सा मामला भी इसका खराब होता चला जा रहा है। ठीक है, बफर स्टेट, और भारत सरकार भी उतना जो है वो इस पे ध्यान नहीं दे पा रही। जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो बेसिकली अमेरिका स्पेशलिस्ट हैं, चाइना स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन नेपाल वोपाल को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। नतीजा हो रहा है कि धीरे धीरे चाइना दबे पांव आकर नेपाल को अपनी तरफ ड्राइव करने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसी कंडीशन में जो एक लास्ट हमारा बफर बचा हुआ था, अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो भारत के लिए बहुत मुश्किल होगा संभालना। क्लियर है? बहुत मुश्किल होगा संभालना। तो ये मैपिंग का हमारा पहला सेटअप रहा। तो नॉर्थ ईस्ट के, मैंने क्या बताया आज का क्लास का जो सेगमेंट है कि नॉर्थ ईस्ट के नजरिए से भारत को देखो,
जब आप नॉर्थ ईस्ट के नजरिए से भारत को देखोगे तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। अब आपको क्या करना है, आप स्टेट्स वाइज उसको देखो कि कौन कौन से आज आपको राजधानियां यानी कि कैपिटल ये देखना है। आज का डिस्कशन बहुत अच्छा रहा, अगर आपने इस पे मैपिंग बनाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी।